हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर के चैनल को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूं अपने शो में। नमस्कार। नमस्कार मुजफ्फर भाई, आप बुलाते हैं। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, मगनून हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। दो टॉपिक हैं आज जिनके ऊपर हम आपसे आपकी राय लेंगे। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है वो 3 वंदे भारत ट्रेनों का उन्होंने इफ्तिताह किया है। बहुत सारी ट्रेनें वंदे भारत पहले चल रही हैं इंडिया में। पाकिस्तान में अभी जो ट्रेनें बंद की गई थी कोरोना के दौरान, वो अभी तक नहीं चली। और जो चल रही हैं उनकी हालत में अक्सर क्योंकि मुझे भी ट्रेन का बहुत शौक है, उनको देखने का, उनमें सफ़र करने का, उनके बारे में जानने का। तो अभी तक वो नहीं चली और ना ही नेक्स्ट जो है प्लान है कोई उन ट्रेनों को चलाने का। तो ये हम डिफरेंस जानेंगे कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही ट्रेनों के ऊपर। पाकिस्तान में जो रेलवे लाइन है वो क़याम पाकिस्तान से पहले की पटड़ी बिछी हुई है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर हम बात ये करेंगे कि कश्मीर की जो लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियां, वो हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं। और इस चीज़ को लेकर जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वजूहात आपसे जानेंगे कि क्या जो कश्मीरी लड़कियां क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं भारत के बाकी हिस्सों के जो हिंदू लड़के हैं उनकी तरफ। लेकिन पहले एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप है जो वंदे भारत ट्रेन के बारे में है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि वो साइड वाले ना दिखे। कैसी जबरदस्त ट्रेन है। यकीन माने अभिषेक सर, मेरा दिल खुश हो जाता है ट्रेनें देख के ना। कैसी चमचमाती हुई ट्रेन है, चमचमाती। आप देखें कि आईने की तरह के वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वहां पे नजर आ रहे बाकी लोग का अक्स वहां से नजर आ रहा है। क्या बात। मैं नहीं बैठा अभी तक वंदे भारत में। आप नहीं बैठे अभी तक? मैं जब भारत आया तो मैं सबसे पहले काम ही ये करूंगा कि मैं वंदे भारत में बैठूंगा। आइए आइए, आपका स्वागत है। मैंने शताब्दी उताब्दी में बैठा हूँ, बट वंदे भारत में नहीं बैठा। अच्छा। एक राजधानी एक्सप्रेस भी है, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी ट्रेन है। राजधानी का स्पीड के लिए था, राजधानी और वंदे भारत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। अच्छा जी। वंदे भारत लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेटेस्ट है, हम्म, क्या बात है भाई, देखिए सुंदर से है, कैसे। मनमोहक है। वाह, यार मौजें हैं आप लोगों की। आप लोगों की मौजें, वाकई मौजें हैं। तो क्यों ना भाई, एक बात बताइए, हम क्यों सरकार बना रहे हैं? सदा हमारे लिए बना रहे हैं ना, हमारे को अच्छी चीजें दो। हमारा ही पैसे ले रहे हैं तो और क्या बनेगा? हम्म, बिल्कुल। भारत शुरू से देखिए एक आर्थिक शक्ति रहा है। अब धीरे धीरे हमको इन लोगों ने ये किया, अब हम उभर रहे हैं। अब हम तो, पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ये सब अफोर्ड कर पाते। अब मिडिल जी। क्लास है, वो इस तरफ को पैसे दे के ऐसे टिकट भी, वंदे भारत का टिकट
लेट मी सी प्राइस वंदे भारत का, ठीक है ना? जी टिकट प्राइस लखनऊ टू प्रयागराज देखा जाए, अच्छा रेल यात्री पे देखते हैं 13:45 पे। अब ठीक है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। ये दिखा रहा है वंदे भारत जो है लखनऊ से चलेगी और प्रयागराज जाएगी, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना? अच्छा जी और अगर आप सीसी यानी कि एसी चेयर कार खरीदेंगे तो 593 रुपए पड़ेगा, यानी 600 पाकिस्तानी करीब करीब 2000 रुपए, ठीक है ना? सही है उसके बाद एसी अगर आप चेयर कार लेते हैं तो वो 838 रुपए पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 2 सीटर जी हायर क्लास वाला, तत्काल में, सॉरी तत्काल में अगर आप लीजिएगा तो 838 रुपए तत्काल, मतलब कि आपको तुरंत आज जाना है और शाम को ही आप टिकट बुक करा रहे हैं, तो ऐसे को तत्काल करते हैं, ठीक है ना? जी उसकी के बाद अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास लेंगे तो एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो आपको है 1176 रुपए, और अगर आप एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव क्लास लेंगे, वह तत्काल में सॉरी एग्जीक्यूटिव क्लास लेंगे तो 1756 रुपए, यानी लेट मी, मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया, 2 कैटेगरी में की टिकट है, एक है एसी चेयर कार और दूसरी जी है एग्जीक्यूटिव क्लास। एसी चेयर कार आप ले रहे हैं तो आपको 600 रुपए देने हैं, मोटा मोटी 593 रुपए है, और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास ले रहे हैं तो आपको 1176 यानी ऑलमोस्ट 1200 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना? ये टोटल डिस्टेंस 201 किलोमीटर का है, तो 600 रुपए में आप एकदम बढ़िया से खाना पीना इतना खिलाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो और डिस्टेंस ये जो आपको 3 घंटे में तय कर देगा, 201 किलोमीटर, एक जगह रुकेगी लखनऊ से प्रयागराज के बीच में, 3 घंटे में 200 किलोमीटर, आप सोच लीजिए कि वो मतलब 70 की एवरेज स्पीड निकाल रही है ट्रेन, गुड स्पीड। हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमारे जो फैसलाबाद से ट्रेन चलती है कराची के लिए, वो मेरे ख्याल में 24 घंटे लगाती है भाई। 24 घंटे से मुराद ये है कि हमारा सफर होगा 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे, तो उससे अंदाजा लगा ले हमारी एवरेज स्पीड क्या निकल रही है। तो अच्छा, ये फर्क मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर 3 ट्रेनें ऐसे बराबर में जा रही हैं, ऐसे एक ही तरफ तीनों ट्रेनें जा रही हैं। हमारे तो 2 ट्रेनें ऐसे नहीं जा सकती, यानी कि दो, हमारी एक ट्रेन जा रही होती है और ज्यादा से ज्यादा ये है कि एक ट्रेन सामने से आ रही होती। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 ट्रेनें एक तरफ जा रही हों। और अगर जो हमारा यहाँ से ट्रैक है फैसलाबाद से लेके मुल्तान तक, उस ट्रैक में ये है कि अगर सामने से कोई ट्रेन आ गई है तो या आपकी ट्रेन को रुकना पड़ेगा या उस ट्रेन को किसी और स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, फिर जो क्रॉसिंग होती है, यानी कि सिंगल लाइन है हमारे, डबल लाइन नहीं। लाहौर से लेके मुल्तान तक हमारे सिंगल लाइन है। जो अंग्रेज हमें बिछा के दे गए थे वही का वही है। हमारा सिग्नल सिस्टम वही मैनुअल है, वो जो ऐसे वो लगा होता है और ऐसे जाता है, वो मैनुअल सिस्टम है। और बाज जो स्टेशन है उसके अंदर अगर स्टेशन मास्टर ने कुछ पैगाम देना है जो ड्राइवर है उसको, तो एक गोल सा रिंग, जैसे रिंग लाइट होती है, उसके हमारे यहाँ भी होता जरिए, है, हमारे यहाँ भी होता है, चलते हाँ चलते में फेंकता है, चलते चलते में पकड़ता है। हाँ वो सारा कुछ होता है। तो हमारे अभी भी ये समझे कि जो अंग्रेज हमें जो 76-77 साल पहले सिस्टम दे गए थे, पाकिस्तान अभी भी वही सिस्टम पे जा रहा है। वही पुरानी बोगियां, नई कुछ बोगियां आई जरूर है, लेकिन मेरी अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें नजर आएगा कि वो पुरानी डब्बे, पुरानी बोगियां, पुराने कोचेस, वॉशरूम के बुरे हालत हैं, स्टेशन के ऊपर सफाई कोई नहीं है, और ट्रेन के अंदर लोटा कोई नहीं है, लोटे उठा के ले जाते हैं। टूटियां टूटी हुई हैं वो पानी वाली। अगर पानी भरते भी हैं किसी स्टेशन पर तो वो अगले स्टेशन से पहले पहले वो जाया हो जाता है। तो पता नहीं ये हमारा सिस्टम कब बेहतर होगा, कब। लेकिन आपके जब हम देखें सारी चीजें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी वो आपके नई से नई ट्रेनें चल रही हैं, उसके अंदर नई से नई आपके कोचेस, मैंने देखी थी, एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर ऐसे जबरदस्त वो कोचेस लगी हुई थी कि मैं कहता हूँ कि मजा आ गया था मुझे देखकर। तो ये मैं जानूंगा कि क्यों ट्रेनों के ऊपर मोदी जी का फोकस ज्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है?
देखिए, कोई भी राष्ट्र, ऐसा मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी या इससे पहले भी सरकार ने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। लोगों के अगर आने जाने में 4 दिन लग रहा है, तो वो 4 दिन तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपकी मालवाहक, जिनको कि गुड्स कैरियर कहते हैं, वो सामान अगर लो, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करता है, एक इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलती है मुजफ्फर भाई। पीपल एंड गुड्स बोथ, दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट में रेल और रोड आ जाए, और चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाए। मोदी जी ने वही काम सागरमाला के थ्रू शिप, वो समुद्र में भी कर रहे हैं, इंटर रिवर कनेक्शन भी हो रहा है। तो देखिए, ये जो नई ये वंदे भारत है, ये नॉर्मल ट्रेन की रूट पे नहीं वो कर सकती, इसमें आप बैठेंगे तो ये हिलती भी नहीं। अभी तो फिर शिंकानसेन भी आ रही है, जो आपका गुजरात में मुंबई को जोड़ेगी, अहमदाबाद से या सूरत से, मुझे याद नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप नहीं डेवलप करेंगे, आप लोग शहर से, गांव से शहर की तरफ जाएंगे। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मिलके 100 रुपए कमा रहा, तो ये निकालना होगा कि 100 रुपए में से कहां कहां से कमाई हो रही है, ठीक है ना। कि भैया एग्रीकल्चर इतना कमा रहा है, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर, ये रियल एस्टेट सेक्टर, इससे जो टैक्स आप अलग अलग जगहों से ले रहे हैं, गवर्नमेंट वो बता देगी कि भैया यहां से इतना पैसा मिला, यहां से इतना पैसा। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं डेवलप करेंगे, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो जॉब क्रिएट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको रोड बनवाने हैं, रेल की पटरियां लगानी है, तो लोग आएंगे, वो आपको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। वो श्रमिक आकर के आपके यहाँ पे काम करेंगे, अपना जो है वो उनको सैलरी मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, फिर उनके रहने का भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज, और जब आप एक मिडिल इनकम कंट्री बनते हो, तो फिर आप लग्जरी पे भी पे कर, अब पे तो आप थर्ड क्लास में भी कर सकते हो। हमने तो भारत में वो ट्रेनें भी देखी और अभी भी चलती है, ऐसी बातें कि नहीं चलती हैं, जिसमें वो आदमी ट्रेन में घुसते ही है कि घुस जाओ पहले, मतलब चलती ट्रेन जब खाली वाली आती है, वो शंटिक यार्ड से जब आकर के लगती है, यार्ड से स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम वो ऐसे, वो लकड़ी की सीट रहती है, उस पर जाके बस बैठ जाए किसी तरीके से, वरना खड़े, मैंने ट्रेवल किया है, वो खड़े हो जाना पड़ता अगर आपको नहीं मिला थर्ड क्लास में जो है टिकट। तो वैसी ट्रेनें भी थी, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेवलप होते हो, आप पैसे दे सकते हो, तो आप फिर लग्जरी के लिए पैसे देते हो। अब इंडिया धीरे 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 आने वाले 10-15 साल में भारत का लुक बदल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अब डेवलपिंग से मिडिल इनकम ग्रुप की ओर जा रहे हैं। डेवलप 2047 में। आप डेवलप कैसे होगे? डेवलपमेंट का अंतर क्या, मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। अच्छा, एक बात, हाँ जी, मैं यहाँ पर ये बात बताऊं कि जब मैंने, जो पाकिस्तान रेलवे के ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेशन मास्टर्स हैं, या जो ट्रेन ड्राइवर हैं, या जो सिग्नल ऑपरेटर हैं, उनसे भी मैंने पर्सनल जाकर पूछा है कि भाई क्या वजह क्या है कि आज भी पाकिस्तान में डीजल इंजन है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कुछ एक एरिया था जो जिसके ऊपर वो लगी हुई थी, वायर लगी हुई थी, लेकिन वो भी चोर डाकू उठा के ले गए। यानी हमारे अभी कोई ट्रैक ऐसा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हो। हम आज भी डीजल इंजन पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके आपके मेरे ख्याल कब से आपके जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं। अब तो आप, मैं यहाँ पर जो हमारे देखने वाले बता रहे हैं, बुलेट ट्रेन के ऊपर काम हो रहा है, हाइपर लूप ट्रेन की प्लानिंग हो रही है भारत में, जबकि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि हाँ जी ये देखें जी, ये पावर कितनी जबरदस्त है, डीजल पावर है वो ना, क्या बात है जी। उनसे जब पूछा जाता ड्राइवर से, नहीं जी इससे अच्छी दुनिया के अंदर कोई ट्रेन है ही नहीं, ये जो ट्रेन हमारे पाकिस्तान में चल रही है इससे अच्छी ट्रेन ही कोई नहीं। मैंने सिग्नल सिस्टम का पूछा, मैंने कहा भारत में तो डिजिटल जो सिग्नल सिस्टम है हमारे, वही आप ये ऐसे खींचते हैं तो वो सिग्नल नीचे जाता है, ऐसे करते हैं ऊपर जाता है, तो ये मैनुअल हो रहा है। तो वहां पर डिजिटल नहीं जी, डिजिटल जो है ना वो खराब हो जाता है, बहुत जल्द खराब हो जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है और वो उसके अंदर खराबी आ जाती है। इस वजह से हम जो है ना ये मैनुअल को प्रेफर करते हैं। यानी कि ये सोच देखें, हमारी जो टेक्निकल टीम है पाकिस्तान के अंदर रेलवे को जो चला रही है, उनकी सोच वही अंग्रेजों वाली है कि वो जो बना के दे गए थे, वो जो करके दे गए थे, वही सिस्टम ठीक है। जो आज पूरी दुनिया जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन की तरफ जा रही है, बुलेट ट्रेन की तरफ जा रही है, हाइपर लूप की तरफ जा रही है, सिग्नल सिस्टम डिजिटल हो गया है,
उस चीज को हम कह रहे हैं कि जी नहीं, वो अगर लाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ये सोच कैसे बदलेंगे हम पाकिस्तानियों की, जो इस पूरी की पूरी जो इस डिपार्टमेंट को वो चला रहे हैं? ये मैंने आपको कुछ शेयर किया, आप देखेंगे। जी कर दिया आपने शेयर? जी देखिए कर दिया। भारत में आज की डेट में 4747 डीजल ट्रेन है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक हो। ये इलेक्ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, और ये मेरा कोई फेक वो नहीं है, ये स्टैटिस्टा से है, जो बहुत रिस्पेक्टेड वो है जोनल है, ठीक है ना। तो इंडिया में आज सिर्फ 32% ट्रेनें जो हैं, ओनली 32% ट्रेन आर रन ऑन, क्या कहते हैं आप उसको, ये दूसरा मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करो, देखिए 37% ऑफ ट्रेन इन इंडिया बीइंग हॉल्ड बाय डीजल लोकोमोटिव, रेस्ट बाय इलेक्ट्रिक इंजन। ये आपके प्रश्न का जवाब आपको दे देता है। 100 में से 37 ट्रेनें जो हैं वो डीजल डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव इंजन जिसको कहते हैं उससे चलती हैं। बाकी इंडिया की आप सोच लीजिए मेजॉरिटी जो है ट्रेन्स वो अब आपका इलेक्ट्रिक पे चलती है। डेली एवरेज ऑफ 13,555 ट्रेन्स ऑपरेटिंग इन इंडिया currently, and 37% of those are being hauled by diesel locomotives. Vaishnav says that the remaining 63% are hauled by electric engines, he stated in a written response in a question in the Rajya Sabha. As per annual statistical statements for the year 2019 and 20, total diesel and electricity consumed for running trains were 2,370.5 million liters. सोच लीजिए, and itna bijli respectively, which work out to be 6.49 million liters day of diesel and blah blah blah, he mentioned on an average 30. So जैसे जैसे ये मेरी, अगर आप ये सोचिए मुजफ्फर भाई, जैसे जैसे इंडिया का, आप हम लोग को फुल स्क्रीन कर दीजिए, जैसे जैसे इंडिया का जो डिपेंडेंस ऑन डीजल कम होगा, हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगी, वैसे वैसे अरेबिक जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल, जैसे कि हमारे पास ईश्वर ने हमें ज्यादा तेल नहीं दिया, मगर ईश्वर ने सूरज खूब दिया, पानी खूब दिया और ये सब दिया, तो हम इलेक्ट्रिक इंजन ये बनाएंगे। जिस दिन ये 20% 10% पे हो गया, आप सोचिए हमारी खपत इलेक्ट्रिक डीजल की कितनी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इससे काइंड ऑफ डिपेंडेंस वी विल हैव। तो उसके बाद डीजल का क्या रोल हो जाएगा? अगर ट्रेन आपकी चलने लगी इलेक्ट्रिक पे, फिर तो जो अब आपका पावर जनरेशन, अगर हम इंडिया में देखें कि हाउ मच पावर जनरेशन फॉसिल फ्यूल इंडिया, अगर हम ये देखें, इंडिया रिलाइड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी इन 2023, सॉरी 78%। आप सोच रहे हैं 78% आज भी हम डिपेंडेंट हैं। या हम अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट देखें तो कोल से हमारा 49% आ रहा है, कोल से, ठीक है ना। लिग्नाइट मैं शेयर कर देता हूं ताकि आपके दर्शक भी देखें। जी 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 जी। तो ये देखिए फॉसिल फ्यूल मतलब होता है कंकाल। तो जो हम लोग, जैसे जब हम लोग, आप, मैं तो नहीं, आप जब दफना दिए जाएंगे तो अंत में यही बनेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी स्कूटर में हम लोग यूज कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, या आपसे हम लोग कोई कल कारखाने चला रहे होंगे। तो ये जो फॉसिल फ्यूल बनेगा, इसका आप देख लीजिए क्या रेट है इंडिया में। कोल, डीजल से नहीं, कोल हमारे पास काफी प्रचुर मात्रा में है, तो अपना इंडिपेंडेंस रहता होगा। 49%। डीजल जो है वो सिर्फ 0.1% है। जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी में डीजल का रोल बहुत कम है। तो सोचिए अगर हम कोयले पे भी अपनी निर्भरता कम कर लेंगे तो हमारी जो है वो, सोचिए मोस्टली ग्रीन एनर्जी हो जाएगी। हाइड्रो से हम, यानी कि जिसको आप बांध कहते हैं ना, डैम, उससे हम 11.2% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हमारी टोटल नीड का। विंड, सोलर एंड अदर से हम 30.2%, सोचिए। और उसके बाद आपका सोलर से 16%,
वो उसी का उसी का कंपोनेंट है। वेस्ट टू एनर्जी 0.1% स्मॉल हाइड्रो, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ये है जो फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल की है इंडिया में, वो 4,70,688 मेगावाट जी ये है आपका, समझ रहे हैं आप। जी तो पॉइंट धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंस इन चीजों पे कम हो रही है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, यही सब चीजें होती हैं। और गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं आप, बाकी आपको गवर्नमेंट से क्या लेना देना है यार, आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, आपकी घर में ये होगा कि आज यार मटन बिरयानी बनेगा, चिकन बिरयानी बनेगा, सामने वाले मोहल्ले जो बच्चे हैं यार वो दिन भर साले को जब हम वीडियो करने बैठते हैं चिल्लाने लगते हैं, वो जो है वो जो क्या नाम है उसके अब्दुल के अब्बा ने हमें यार बुलाया नहीं बिटिया की शादी में, ये आपकी परेशानी। गवर्नमेंट से क्या लेना देना है आपका, कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, ये भाई है हमारे, ये पहले पाकिस्तानी थे, अब ये इंडिया में आ चुके हैं काफी सालों से और इंडिया की नेशनलिटी इनको मिल चुकी है। ये कमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी मैं एक दफा पाकिस्तान रेलवे में सफर कर रहा था, तो जो फाटक वाला है, जो रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे होती है, वो नमाज पढ़ने चला गया क्योंकि वो उसने फाटक बंद नहीं किया हुआ था और सिग्नल डाउन नहीं हुआ था, उस वजह से 45 मिनट ट्रेन वहां पर रुकी रही कि वो जब नमाज पढ़ के आया उसने फिर वो सिग्नल डाउन किया तब ट्रेन वहां से गुजरी। अंदाजा कर लें आप कि ये पाकिस्तान रेलवे का और उसके ये आगे लोगों के जो जिम्मेदारी का ये हाल है कि वो नमाज पढ़ने चला गया और 45 मिनट वो ट्रेन उसकी वजह से वहां पे खड़ी रही। और एक और मैं आपको खबर बताऊं कि एक दो खबरें और मैं पुरानी खबरें हैं कि एक दफा एक बंदे ने अपना एक कुत्ता इंपोर्ट किया यूरोप से। कुत्ता जब इंपोर्ट किया तो उसने कराची से लाहौर मंगवाना था, पोर्ट से वाया पोर्ट आया था, तो कराची पर पहुंचा, वहां से उसने उसको शिप करवाया और वो ट्रेन पे उसने बुक करवाया। रास्ते में क्या हुआ, रेलवे वालों ने उस कुत्ते को किसी अपने अफसर को गिफ्ट कर दिया और एक जो जंगल में से कुत्ता, जंगली कुत्ता पकड़ के वहां पर बंद कर दिया। अब उस पे ना तो कुत्ते की तस्वीर थी कि कौन सा कुत्ता है, कौन सी नस्ल है क्या नहीं, कुत्ता लिखा हुआ था। वो आगे जब लाहौर कुत्ता पहुंचा तो उसने कहा भाई मैंने तो इतने लाख रुपए का कुत्ता बाहर से मंगवाया, ये कौन सा कुत्ता? उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता, यहाँ पर देखे कुत्ता लिखा हुआ, हम आपको कुत्ता आपके हवाले कर रहे हैं। ये रेलवे का हाल है। और एक और खबर कि एक ट्रेन ड्राइवर जब ट्रेन लेके जा रहा था तो ईद वाले दिन, उसका घर भी बिल्कुल साथ था एक रेलवे स्टेशन के, ईद वाले दिन वो उसने ट्रेन वहां पर अपने घर के पास रोकी, वो उतरा, अपने घर गया, घर जाकर उसने अपने घर वालों से ईद मिली, वहां पर उसने अब खाना शाना खाया और मुसाफिर सारे के सारे ट्रेन के अंदर वेट कर रहे हैं, ट्रेन ऊपर रुकी हुई है, क्या जी के ड्राइवर साहब ईद मिलने अपने घर गए हुए हैं और खाना शाना खा के बड़ी तसल्ली से आए। और ये खबर जो है मैंने अखबार में पढ़ी कि जी पता नहीं कितनी देर ट्रेन जो है वो लावारिस वहां पे खड़ी। तो ये हमारी रेलवे का हाल ये है कि इसका कोई जो है वो वाली वारस नहीं है कोई। अब मैं कुछ अपने जाती तजर्बात भी यहाँ पर शेयर अगर करूंगा तो सबने कहना कि ये खुद ऐसे काम करता रहा है कि हम जहाँ पर स्टॉप नहीं भी होता हम वहां पर भी ट्रेन रुकवा लेते हैं। यानी अगर रहीम यार खां स्टेशन पर किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है तो हम जाकर मिलेंगे ड्राइवर से, उसको बोलेंगे कि जी भाई आपने पास 1 मिनट के लिए वहां पे रुकना है, हम उतर जाएंगे। तो वो हमारी बात भी मान ली जाती है, वहां पर ट्रेन रुक भी जाती है और हम आराम से जो है वो जहां पर स्टॉप नहीं है वहां पर उतर भी जाते हैं। तो ये हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम कोई मैंने नहीं रखता। यहाँ पर ऐसे हो सकता है, आप बताएं। जी जी बिल्कुल। मैं आप देखें शिवाशीष पांडे साहब ने लिखा है, वो सच कह रहे हैं। एक था उसको दूध लेना था, उसने ट्रेन बीच में रोकी, गया दूध का पैकेट लेके पाक के आगे चल गया। अब इतना देर नहीं रोक सकता। और अब आजकल चूंकि ये जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो अब मुश्किल है नाउ, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से सब फंस हो गई। लेकिन ये कहिए कि ये हमारे यहाँ नहीं होता था, ये बिल्कुल होता था भाई। मैंने देखा यार ट्रेन रोक करके वो समोसे लुरा या चिकन कटवा रहा। शिवाशीष पांडे साहब ने हाईलाइट किया है सर, आप उसको कर लीजिए, वो होता है। देखिए हम लोग एक तरीके के लोग हैं यार, आप खाली मुसलमान बन गए और मुसलमान भी नहीं बने हो आप, एक लोग हैं, एक मानसिकता है। और ये चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल होती है, इसमें कोई वो नहीं है। ये मैंने देखा है यार, ट्रेन रुकवा करके चिकन कटवा के ले आया, या वो ड्राइवर साहब का फेवरेट पान का शॉप पड़ गया तो रोको यार, वो तुम खलासी लेके आओ दौड़ करके, वो रोक के क्या हो गया। तो पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो सकता क्योंकि अब जो ट्रैक्स है वो सारी उनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, तो आप अगर रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो वो सब इसलिए वो नहीं हो गया। पहले वही होता था ना, वो जो आप बता रहे हो, जो मेरे चाचा स्टेशन मास्टर थे, तो बचपन में मैं उनके साथ रहता था, तो उनका स्टेशन पे ही घर होता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो चलते हुए ऐसे, वो जो ऐसे जब गाड़ी को वो सिग्नल देते थे, तो वो बड़ा सा चक्का टाइप का होता था, उसमें गोल्डन का मेटल का वो लगा रहता है, वो उसको फेंकता था, वो दूसरा लेता था, वो चला जाता। तो ये सब चीजें हम लोग के यहाँ थी। हाँ, अब भारत बदल रहा है, भारत के लोग बदल रहे हैं, क्योंकि लोग भारत से प्यार करते हैं। आप क्या बदलाव नहीं आना चाहता होगा? नहीं, बकवास है जी, ऐसी क्या है, आप बदलने को तैयार नहीं हो। बिकॉज पाकिस्तान का आइडिया रेजिस्टेंस टू द चेंज है। पाकिस्तानी का मतलब क्या है कि हम चीज बदलना नहीं जी, हमने जो एक बदलाव किया उसके बाद जो है वो सारे बदलाव रुक जाते हैं। सो पाकिस्तान रेजिस्ट चेंजेस। एक भाई ने यहाँ पर कमेंट किया कि पाकिस्तान में आज भी एक रूट के ऊपर ट्रेन को गधों के द्वारा खींचा जाता है। ये फैसलाबाद के बिल्कुल साथ है, जड़ा वाला इलाका है, हमसे तकरीबन 30 किलोमीटर, जहाँ पर वो क्रिश्चियन के साथ मामलात हुए थे, ये वहाँ की है। और अब तो पता नहीं, ये चंद साल पहले तक तो ऐसे ही था कि वहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे ट्रेन के आगे और घोड़े ट्रेन को खींचते थे। अब पता नहीं कि वहाँ पर ऐसा है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन चंद साल पहले तक ये वाकई आपकी बात सही है कि घोड़े और गधे मिलाकर वहाँ पर वो आगे बांधे जाते थे ट्रेन को, और ट्रेन को लेकर वो खींचते थे। तो पाकिस्तान तो हम तो अभी भी पत्थर के जमाने में रहते हैं, जो आज वही तो आपकी शान है ना, आप वहीं रहना ही चाहते हो भाई, उसी को आप पाकिस्तानी कहते हो। पाकिस्तानी का मतलब क्या? जो पत्थर के इलाके में रहना चाह रहा है, पत्थरों में रहना चाह रहा है, वो कह रहा है जी बस हो गया, अब अपना हो गया जी। वो ही इज रेजिस्टिंग द चेंज कि हम पाकिस्तानी बन गए, अब हमारा काम तो दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, बस हो गया, ये 70-80 साल काटो और निकलो यहां से। तो वो डजंट वांट चेंजेस, उसको अच्छी भी नहीं लगती। और जो करना चाहते हैं वो लोगों को आप क्या सोसाइटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो पॉइंट ये कि आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको साइंस की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है, मैं देख रहा हूं कि आपके यहाँ लाहौर वॉर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ कुछ इलाके में, तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, हमने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर आज भी वो हम बहुत पुराना हमारा सिस्टम है, ट्रेनों का, कोचेस का, सिग्नल का, हर चीज़ का। ये चीज़ इंडिया की भी बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं कश्मीर की जानब। कश्मीर में ये क्या हो रहा है? कश्मीर में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो जो है वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो हो रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको कुछ किया जा रहा है, और उसकी वजह से वो जो है ये वो ये इस तरह का काम हो रहा है। क्या आप वजह क्या है? क्या कश्मीरी जो लड़के हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रही हैं हिंदू लड़कों के तरफ? देखिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर उस लेवल पे नहीं देना चाहता जिस पे लोग जानना चाहते हैं। मैं इसको हिंदू मुसलमान, वो इंडियन है, बात खत्म, कश्मीरी है। अब एक पंजाबी तो पंजाबी होगा ना यार, मुजफ्फर भाई, कि पंजाबी क्रिश्चियन और पंजाबी मुसलमान को आप अलग करेंगे? तो एक पंजाबी तो पंजाबी होगा ना। तो एक कश्मीरी लड़की दूसरे कश्मीरी से शादी कर ली, क्या दिक्कत है? एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से शादी कर लेगा तो क्या दिक्कत है? तो उसी तरीके से एक इंडियन लड़की है, वो दूसरे से शादी कर लिया, अब उसको रिलीजन से, हमारे रिलीजन को वो वैल्यू। दिक्कत है भाई, दिक्कत ये है कि एक मुस्लिम लड़की एक नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। ये इस्लाम के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी गैर मुस्लिम तो वो तब होता जब वो सऊदिया में रहती या किसी ऐसे स्टेट में रहती जहां का लॉ इस्लामिक लॉ होता। हमारे यहाँ नहीं है ये लॉ, हम नहीं मानते इसको। वो हमारे लिए, उसके लिए उसका इस्लाम इज जस्ट अ सेट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द गॉड। हम लॉज में नहीं मानते उसको। क्रिमिनल लॉज हम देते हैं क्या? आप भी नहीं देते हो यार। शरिया पे आप संसार करते हो, लोगों को मारते हो पत्थरों से, ऐसे पनिशमेंट देते हैं क्या आप? तो ये कहना कि हम मुसलमान, आप जरा अरबी से शादी कर लीजिए, आप अरबी से शादी करिए, मैं टाल ठोक दूंगा जी आपको। आज पाकिस्तानियों को मिले ना कि अरबी लड़कियां शादी करें, वो यूएई की नस्ल बदल देंगे, अरबी से पंजाबी बना देंगे। जरा उनसे बोलिए कि उम्मा के नाम पे हमें अरबी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, तो नहीं करने देंगे भाई। कहाँ है, किस चक्कर में है आप? गलत सलत अंडरस्टैंडिंग है। एक लड़की थी, उसका रिलीजन रहा होगा, उसको अल्लाह प्यारे लगते हैं, बहुत बढ़िया, अल्लाह बहुत अच्छे है, मगर ये कि उसको इस्लामिक लॉ में वो रहती नहीं, तो जिससे चाहे शादी करे, उसका हक है, सिविल हक है, और कोई कमी नहीं है मुसलमान लड़कों में। मुसलमान लड़के भी बहुत अच्छे हैं।
लेकिन वो मुसलमान भारत को, वही मुसलमान लड़के से मुझे प्रॉब्लम है जो मुसलमान लड़का कह रहा है कि मैं भारत को इस्लामिक बनाऊंगा, यहाँ पे गजवा हिंद करूंगा। ऐसे मुसलमान लड़कों से मुझे प्रॉब्लम है। बाकी जो रिजवान अहमद सर है वो पाकिस्तान मुसलमान लड़के हैं, वो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब है, मुसलमान लड़के हैं। मुसलमानों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर से, पॉइंट उनसे है वो मुसलमान जो भारत को मसला पता क्या है? मसला पता क्या है? एक जो मुसलमान लड़की है जब किसी हिंदू लड़के से शादी करेगी तो वो मुसलमान नहीं रहेगी, और इस्लाम में तो वो मुसलमान यहाँ है भी नहीं क्योंकि वो बेसिकली इंडियन है, कश्मीरी है, बात खत्म। लेकिन उसको कोई मुसलमान इस तरह का टक्कर गया ना, तो उसने, आपको पता है कि इसको बोलते हैं इस्लाम के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो उनको मुर्तद बोलते हैं कि ये मुर्तद हो गया, ये इस्लाम से बाहर निकल गया, वो मुर्तद हो गया। तो मुर्तद को तो उसके ऊपर फतवा लग जाएगा, उसको पूरा पाकिस्तान मुर्तद है, पूरा पाकिस्तान मुर्तद है। जरा तालिबानियों से पूछिए, टीएलपी कह रही है आप मुर्तद हो, आईएसआईएस कहती है आप मुर्तद हो। डेमोक्रेसी चला रहे हो, इलेक्शन करवा रहे हो, और आप इस्लामिक हो। पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि इंडियन पीनल कोड से गवर्न होते हो और आप इस्लामिक हो। कहाँ हैं आप भाई साहब? मुर्तद हैं आप नकली मुसलमान हैं। ये तो आप उनसे पूछिए, तालिबान आपको बोलता है। और टीएलपी क्यों? अगर आप मुसलमान हो तो टीएलपी क्यों करा? टीएलपी कह रहे हम शरिया लगाएंगे, आप कह रहे हो मुसलमान है जी, तो फिर तो आप में और टीएलपी में कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता मुजफ्फर भाई, आप मुसलमान नहीं हो, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप एक हिंदू हेटर हो बस, आप मतलब पाकिस्तान, आप कहीं मुसलमान नहीं हो भाई। आपको क्या, मैंने आपको सऊदी अरेबिया का, यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, वो आपको अरब मानते नहीं है। अरबी और अजमी का अंतर पता है ना जी? तो आप तो अजमी है ना, भले आप कह लें कि हम अराई हैं, हम फराई हैं, लेकिन अरबों के लिए आप अजमी हैं। सेकंड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड के जन्नत में जाएंगे। आपको तो जो मेरे ख्याल से जो हूर मिलेगी वो 132 की नहीं फिट की होगी, 130 की। वो मेरे ख्याल से आपको 60-70 फिट में निपटा देंगे। बॉटम लाइन है, कहाँ मुसलमान हो भैया? मुसलमान होने की क्या कंडीशन है बता दीजिए मुझे। पता है सूरे मोमिनीन में मुसलमान की डेफिनेशन। दूसरी है कि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून पे चलेगा, वही उसका मैनुअल है, और उसी मैनुअल से वो जज किया जाएगा। आप चल रहे हो, तालिबान कह रहा हम लाएंगे वो मैनुअल लगाएंगे। आप मुसलमान हो, आप मुर्तद हो भाई। मुर्तद, ये हमारे भाई ने फिर कमेंट किया है, मुनाफिक हो आप, या तो मुर्तद हो या तो मुनाफिक हो। आप मुसलमान नहीं हो, आप मुंह से हो, आप मुंह से मुर्तद, मुंह से मुसलमान, मुंह से मुनाफिक, एक कोई आप मुसलमान नहीं हो, मुनाफिक एट द बेस्ट। अगर मुर्तद नहीं मानना, आपने वहां पे बैठ के मेरे खिलाफ फतवा दे दिया डॉक्टर साहब। आपके नहीं, आप मतलब मैं पाकिस्तान को बनाऊं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मुझे पता है। आई हैव पर्सनल लाइकिंग फॉर यू। व्हेन आई से हमारे भाई हैं जो पाकिस्तानी भी रहे पहले, अब इंडियन है, वो देखिए उनको दोनों देशों के बारे में पता है, वो पाकिस्तान के बारे में भी बड़ी डीपली जानते हैं। अब भारत के अंदर वो पिछले कुछ सालों में, तो वो उनका कमेंट्स ये, मैं इसलिए बार बार वो अगर कोई बात करते हैं तो वो दिखाने की कोशिश करता है। वो कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिनकी वाइफ हिंदू हैं, और ऐसे बहुत से हिंदू हैं कि जिनकी वाइफ मुस्लिम है, और बहुत से उनमें से मेरे कह रहे हैं वो दोस्त हैं। तो ये देखें ना, दोनों तरफ से वो मिसालें हैं वहां पर। भाई इंडियन ने वो, अरे यार मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, राजा छत्रसाल ने मुगलों की बेटी से शादी की थी, अफगानी वो थी। ये देखिए हमारे यहाँ के कम्युनिस्टों ने क्या किया कि मुगलों ने जब हिंदुओं से शादी की, वो तो साला हाईलाइट कर दिया, पर जो हिंदू राजाओं ने मुगलों से शादी करी, यार मैं सेंट्रल एशिया में रहा हूं, सेंट्रल एशिया की कई लड़कियों ने हिंदुओं से शादी की है, मैं जानता हूं। अरे भाई शर्मिला टैगोर ने शादी की उससे, मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो बड़े फेमस है। शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी से शादी की। शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान ने कुणाल खेमू से शादी की, कश्मीरी पंडित है। सैफ अली खान ने शादी की उससे, क्या नाम है, अमृता सिंह से। उसकी बेटी जो है वो सोहा अली खान, नहीं क्या नाम है, कोई बड़ी अच्छी लड़की लगती है मुझे, शी इज क्यूट, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो फिल्मों में आती है यार, वो गाना भी उनका बड़ा अच्छा है, शंकरा शंकरा करके। वो देखिए वो पूरे मंदिर में जाके केदारनाथ में जाके टीका वीका लगाते हैं, वो मुसलमान है। लोग उनके नीचे गालियां भी रखती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर लिया, दिमाग पे टीका लगा दिया कौमुल काफरीन का। अच्छा, पांडे जी ने दोबारा सवाल पूछा है आपसे, पूछ रहे कि पाकिस्तान में शरिया कानून कभी लग सकता है? नहीं, ये हिंदू मुसलमान है।
ये हिंदू मुसलमान है, ये नहीं लगाएंगे, लगाना होता तो अफगानिस्तान में तालिबान था उसी समय लगा देते। ये कितना भी कह लें, ये एक हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान रहेंगे। इनका मुसलमान होने का मतलब है हिंदुओं को गाली देना, बस यही इस्लाम शुरू होगा, वही इस्लाम खत्म। इनसे पूछिए कि जरा तालिबान की तरह लगाने, वो डार्क एज में चले जाएंगे। उन्होंने कहा म्यूजिक बंद, ये म्यूजिक बंद करेंगे। अभी गाना चल रहा है कि ओ क्यूटी तेनू, वो क्या करके गाना है, लुधवानियों लिए कपड़ा ले आया, क्या अच्छी सुने कहानियां, वो जो है वो चल रहा है जी। इनको गाने चाहिए, इनको बंगला चाहिए, इनको चाहिए गिद्दा, इनको चाहिए म्यूजिक बीट, और ये मुसलमान है, ये ढोंगी मुसलमान है, मुनाफिक मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान है। ये आप जान लीजिए, बस बात खत्म। कभी सरिया नहीं लगाएंगे, इनके लोग उतर जाएंगे। इमरान खान शरिया लगाएगा? आप नहीं कैसे हैं, तो लगा दे ना। मरियम नवाज से बोलिए पाकिस्तान को घोषित कर दे शरिया लॉ, वो बुर्का पहन के आएगी बाहर फिर। हाँ जो और शरिया के हिसाब से तो मैं जानता हूँ, एज पर शरिया, एक जिस स्टेट की रानी या रूलर एक महिला बन जाए, वो स्टेट डूब जाता है, ये मैं जानता हूँ। आप जाके पूछ लीजिए किसी काजी से, अगर मेरी लॉ गलत है तो आप तो वैसे ही डूबोगे। पंजाब तो डूबने के, महिला को आपने दिया हुआ है चलाने को, कम अकल है ना भाई। ये तो, इसमें तो हम आप दोनों एग्री करते हैं इस्लामिक दृष्टि से कि महिला कम अकल होती है, हाफ ऑफ द ब्रेन है वो मेन। अब आप आधे दिमाग से चल रहे हो, बिल्कुल। तो कैसे डेवलप करोगे आप बताओ। सो एनीवेज, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का ये मतलब, एक खबर और आपके साथ मैं शेयर करूंगा डॉक्टर साहब के, एक पाकिस्तानी निजात जो है वो, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 20 मुल्कों की 300 के करीब लड़कियां जिनकी उम्रें 16 साल से कम थी, उनके साथ रिलेशन कायम किया। ऐसे रिलेशन कायम किया कि फेसबुक के ऊपर उसने एक अपनी जाली आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई, और अमेरिकन एक जो पॉप स्टार है उसके नाम से आईडी बनाकर उसने उनको मैसेजेस किए, और उनके साथ जब रिलेशन कायम हो गया, छोटी बच्चियां थी, उनको उसने ब्लैकमेल करके उनके साथ जो है वो गलत जो है वो रिलेशन कायम किए। और 300 के करीब लड़कियां, देखे 20 ममालिक की 300 के करीब लड़कियों के साथ उसने ये काम किया। उसमें जर्मनी की लड़कियां, इंग्लैंड की, पूरे यूरोप की लड़कियां हैं। और वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उसको बधाई दूं कि उसको गाली दूं। मैं तो देखो, मैं हैरान रह गया हूँ कि यार वो देखो कैसा बंदा है कि जिसने, कैसी उसकी एक शैतानी दिमाग था कि उसने वो इस तरह का काम। देखिए, अगर वो नहीं, मैं उसको शैतानी इसलिए नहीं कहूंगा, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं जब द हेग में था, मतलब बच्चा था, मैं इंटर्नशिप करने गया यूएन में, तो मेरे साथ एक साउथ अफ्रीकन बैठा, उसने कहा मेरी 200-250 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अगर तो उसने ये किया कि ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मैं इनको ये, तो गलत है। मगर अगर वो एज एन इंडिविजुअल कर रहा है तो ठीक है भाई, ये तो वेस्ट में नॉर्मल है। आपको कई ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जिनके 50 बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो ग्रूम कर रहा है, वो आइडेंटिटी छिपा रहा है, वो मुसलमान बन की है, हम ये क्रिश्चियन है, हम इसको बर्बाद कर देंगे, हिंदू है हम इसको, ये अगर माइंड सीखता है तो वो बेवकूफी कर रहा है। जैसे आपके अभी जिशान खान जी ने एक वो बड़ा, जिशान साहब ने एक कमेंट किया कि अफगानिस्तान के आगे बहुत आगे सेकुलर वो मुस्लिम मुल्क है। नहीं है भाई साहब, मैं आपको जो कहेंगे हार जाऊंगा। आप ये बता दीजिए अफगानिस्तान के आगे एक कंट्री जो अपने आप को मुस्लिम कहता हो। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बता दें जो इनमें ये कंट्रीज अपने आप को इस्लामिक कहती हो। आप जिशान साहब जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। ये जिशान खान साहब है, वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह का काम ये पाकिस्तानी ने ऑस्ट्रेलिया में किया है, इंडिया में ऐसे काम हर रोज होते हैं। ये अब देखिए वो इस चीज को ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये, वो ठीक है, वो उनकी सोच है। अब आप कहने को कुछ भी कह दे, ये कह रहे हैं ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है थर्ड क्लास है। हाँ, तो यही इनको सिखाया जाता है ना। ये बात सही कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू बी अ मुस्लिम यू नीड टू अब्यूज योरसेल्फ। मैं वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान या हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो अपने आप को अच्छा नहीं मानता। ये तो जो जिशान जी कह रहे, वही बात तो आपके उसने कहा था, हसन निसार ने वही बात तो कही ना। तो ये कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। जिस सिविलाइजेशन को दुनिया एम्ब्रेस करती है, जिस सिविलाइजेशन को दुनिया एम्ब्रेस करती है, सेलिब्रेट करती है, वो कह रही है सिविलाइजेशन ये घटिया लोग हैं।
क्योंकि इनको ये बताया गया है कि मुसलमान हम इसलिए बने कि भारत वॉज अ लैंड ऑफ जाहिलिया, भारत वॉज अ लैंड ऑफ जाहिलिया। लेकिन आप जाके देखिए, जाहिलियत को दुनिया नहीं पढ़ती। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। दुनिया का हर प्रोफेसर कहता है कि मैंने ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी इंडिया से ली है। तो इनको इंडिया का मतलब पढ़ाया गया, गाय का गू खाने वाला, गोबर खाने वाला, गाय का मूत्र पीने वाला, यही सिखाया गया है। इनको इंडियन बनने का मतलब दिखाया गया। अरबी कौन है भाई, कौन है अरबी? अगर गाय का मूत्र यहां पे प्योर है तो आपको पता है कैमल का मूत्र जो है वो अरबिया में बड़ा प्योर है। सो वो कौन है? रेगिस्तान में रहने वाले, हाथ नहाने वाले तक नहीं उनको वो है। अगर आपको नहाने का तरीका नहीं पता है, आप उसको सिविलाइजेशन कह रहे हो, कौन अच्छा है फिर? क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? अरबिया की एक किताब पढ़ाइए मुझे कुरान के अलावा, इसने दुनिया को कोई हिस्ट्री दी, फिलॉसफी दी, और जो वो लिखा हो उसके पहले वो कहीं नहीं लिखा गया हो। मैं तो आपको 50 बता दूंगा। भारतवर्ष में लिखी गई, अर्थशास्त्र लिखी गई, महर्षि कणत की किताब लिखी गई, विमान शास्त्र लिखी गई, यहाँ पे आपको वैदिक गणित लिखी गई, आयुर्वेद लिखा गया, योग लिखा गया। बताओ किताब कौन है? वो थर्ड क्लास, अगर मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास कौन है? कौन है फर्स्ट क्लास? अरबी। कपड़े पहनने का, धोने का शऊर नहीं था। आज ये देख रहे हो, ये जो पेट्रोल डॉलर है वो भी कोई इकोनॉमिक्स से नहीं आया है, पेट्रोल निकल आया है। कल पेट्रोल गायब होगा, वापस से उसी गरीबी में जाएंगे, क्योंकि कोई इकोनॉमिक की सेंस नहीं है। दुनिया का कोई मुसलमान इस्लामिक मुल्क वो इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि उसने कोई नया प्रोडक्ट इजाद करके और अपनी वैलिडिटी दुनिया में लिए। वो इसलिए कर रहा है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्स निकल आया। वरना इंडिया है, उसने सॉफ्टवेयर बेच करके अपने आप को राइज किया, इकोनॉमिक्स बेच करके राइज किया, स्टडी में रिसर्च करके राइज किया। और ऐसे आपको कंट्रीज मिल जाएंगी, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है। इन लोगों ने अपने आप को राइज किया अपनी उससे इकोनॉमिक एबिलिटी से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्ट्स बनाए, गुड्स बनाए, बेचा दुनिया को। क्या बना रहा है आज भाई अरबिया? दुनिया को क्या दे दिया उन्होंने? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अंग्रेज और इंडियन ना हो तो वो भी ना बना पाए वो, और ये थर्ड क्लास है। पूरे अरब को चलाते हैं इंडियंस। वो ठीक है, वो इंडियन प्रोडक्ट ना ले, अब वहां पे अगर वो ब्रेन देखिए उनका, कौन गवर्न कर रहा है। तो ये कह देना कि इंडिया थर्ड क्लास था, यही दैट इज व्हाट द कंडीशन इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड, कि आपको ये बदलने के बाद यहाँ को गाली दो। नहीं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इसको इंडिया ही कहता हूँ, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहता है। मैं साउथ एशिया वर्ड यूज करना पसंद नहीं करता। ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, कॉन्टिनेंटल प्रोडक्ट है। इंडिया की कंपैरिजन जर्मनी से नहीं की सकती, इंडिया की कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा पूरे यूरोप से। सो इंडिया इज, भाई जो कंट्री जीरो थी वो बेवकूफ है। जिस कंट्री ने मैथ्स के और इसके प्रॉब्लम के पत्थरों को काट के बिना सीमेंट, बिना गारा, इतने बड़े बड़े वो बना दिए, वो बेवकूफ है। सर देखिए, पॉइंट ये कि इंडियंस को गाली देना बहुत आसान है, अपने आप को गाली देना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ कमियां नहीं थी, बहुत कमियां थी हमारे समाज में, कमियां थी। हम मनुष्य ही थे, हम कोई मनुष्य से ऊपर नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा यहाँ सब चला था, यहाँ पे कमियां थी। हर समाज में कमियां होंगी, हर समाज में कमियां होंगी, परंतु उस कमियों से समाज लड़ता है, आगे बढ़ता है। हम अपने समाज की कमियों का निर्माण करने के लिए बाहर से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जिस समाज में खुद हमसे अगर कोई अच्छी बात होती है हमसे, तो हम जान लेते हैं उनको। हम बाहर से सीखने को तैयार हैं, कोई हमें, क्योंकि हम तो किसी को बाहर वाला मानते नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम तो कहते हैं अहम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। सो बॉटम लाइन ये कि अगर आपको अपने गॉड को एक्सेप्ट करने के लिए एक सिविलाइजेशन को गाली देना है, आप सोच लीजिए। अपने पुरखों को गाली देना है तो आप सोच लीजिए।
जीशान साहब खान सरनेम लगा रहे हैं। खान सरनेम सब कॉन्टिनेंट में कोई खान नहीं है। सेंट्रल एशियंस खान होते हैं। खानित का मतलब होता है राजा। यहाँ पे जिसको देखो जी खान है, मैं देखा पतले से हैं बेचारे, वीक से हैं, हमारे जैसे भूरे पीले हैं, वो जी खान है। वो भाई नहीं है भाई खान। आप खान सेंट्रल एशिया में कुबलाई खान, ये चंगेज खान, ये सब वो सेंट्रल एशियन की सरनेम है। लेकिन हम मुसलमान बन गए तो उनका सरनेम ले लिया। कुछ लोगों ने साले को उठा करके अरबों से ले लिया। कोई अंसारी बन गया, कोई सईद बन गया, कोई जाफरी बन गया, और जो लोग थे उन्होंने कहा जी अति तो मुगल हैं तो जी हम उनके सरनेम ले लेंगे। तो ले लो भाई। नाम रख रहे हो बाबर, कोई डाबर नाम नहीं रख रहा आपके यहाँ, बाबर नाम रख रहे। हमारे यहाँ डाबर चल रहा है। तो ये कहना कि इंडिया में सब बुरा था, मैं आपको बताऊं क्या अच्छा था भाई। अच्छे का कंपैरिजन कर लो ना आप। ये कि हम कुछ अगर कंपैरिजन करने बैठे तो सर तन से जुदा कर देना से आप अच्छे हो जाओगे। तलवार की ताकत पे आप अच्छे बनना चाहते हो। अगर दम है तो आइए आप फिर बात कीजिए। आप हमारी कमियां निकालिए, हम आपकी कमियां निकालें, कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। लेकिन जी आपने कुछ बोल दिया जी ओ सर तन से जुदा, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर ऐसे अच्छे करने हैं तो दुनिया की जबान काट लो, फिर सब अच्छे हो जाएगा यार। गूंगों के देश में सब अच्छा होता है। वहां पे कोई दुख, जैसे सऊदी अरेबिया में जी वहां पे ना कोई देखिए लॉ नहीं टूटता। अरे भाई सब गूंगे हैं। सऊदी अरेबिया की न्यूज 12 ही गर्दन कट जाता है। सऊदी अरेबिया में कभी चोरी नहीं होती, कभी नहीं। तुम्हें पता कैसे चलता है वहां सऊदी अरेबिया के बारे में? न्यूज़पेपर तो उनके वो राजा छापते। 4 बार तो यूएई की जो बहू या बेटी है जो उनकी, वो भारत के इंडिया आ चुकी है। और वो रेप का डेफिनेशन क्या है ये भी बता दो जरा। तालिबान ने अभी लॉ लगाया कि भाई एक लड़की को उसके पूरे जीवन काल में जो 70-80 साल बेचारी जिएगी, उसको 5-10 लोग से ज्यादा देख नहीं सकते। तो गूंगा कर दोगे, डरा दोगे, उस वहां पे सब सुख शांति रहता है। दुख और ये जो बायसनेस तब होता है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। तो आपको हर चीज गाली देने का ट्विटर पे हक होता है। जाके गवर्नमेंट को करिए, जाके भारत की सिविलाइजेशन को करिए। बिल्कुल ज़ीशान भाई, आपको मैं ऑफर करता हूं कि अगर आपके जहन में कुछ चीजें हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, तो मेरा चैनल हाजिर है आपके लिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, मुझे मेल करें आप। ये कह रहे हैं बुजुर्ग निहत्ते गरीब मुसलमान पे मॉब लिंचिंग करते हो यार। ये तो तुमको दिखाया जाता है वो है ना। और आप पता नहीं कहां से हो जीशान खान। पूरा का पूरा जो आपकी प्रैक्टिस है वो मॉब लिंचिंग पे। आप कन्वर्ट हुए हो मॉब लिंचिंग की वजह से। क्या कर रहे हो आप हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की लड़कियों के साथ पाकिस्तान में, या छोड़ो हिंदू की लड़कियों के साथ, क्रिश्चियनों की लड़कियों के साथ क्यों इंग्लैंड पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया है? क्योंकि तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम मुसलमान हो तो बाय डिफॉल्ट विक्टिम हो, जब तक सब मुसलमान ना हो जाए। मुसलमान होने का मतलब है विक्टिम। सब कोई क्यों मारेगा भाई किसी निहत्ते बुजुर्ग को? कौन इतना पागल बैठा हुआ है? वो किसी क्रिश्चियन को नहीं मार रहा, किसी जूस को नहीं मार रहा, किसी जैन को नहीं मार रहा, वो मुसलमान को निहत्ते मार रहा है। कौन है ये बेवकूफ आदमी? अपने आप से नफरत क्यों कर रहे हैं आप जीशान जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, सब कन्वर्ट नहीं है, सब कन्वर्ट नहीं है। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अरबिया के बाहर वाले कन्वर्ट है। बिकॉज बाकी इस्लाम में अरब को ही इस्लाम कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का नाम जो था वो उनके आने से पहले ये नाम था। अरबी उनके आने से पहले बोली जाती थी। 90% लॉज जो थे वो पूरे के पूरे उनके आने से पहले फॉलो किए जाते थे। जो चीज रोकी गई उसमें 2 प्रैक्टिस था, बुत परस्ती और उसके बाद ये। सो आइए, मतलब अपने आप से नफरत मत कीजिए। क्यों मुसलमान है तो विक्टिम है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये हो रही है यार। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, धमकियां दे रहे हैं लोग, डरते हैं भाई यहाँ पे जाने में कि मुसलमान का घर है, भैया हाथ जोड़ लो। कोई लड़का गलती से किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करेगा तो डर जाएगा कि नहीं नहीं बहन तुम जाओ क्योंकि उसका गर्दन कट जाएगा। दौड़ा करके, एक हैदराबाद का है, टीवी पे है कि एक बच्ची ने एक हिंदू से शादी कर ली, वो भी SC ST था, उसको टीवी मतलब भरे चौराहे पे 4 मुसलमान लड़कों ने मार दिया। ये कौन सा मॉब लिंचिंग है भैया? और कन्वर्ट क्या कर लेते हो आप? क्या कन्वर्ट करते हो? अपनी आइडेंटिटी, अपने लॉज, अपनी इतिहास, अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपने पूर्वज, अपने माँ बाप, क्या कन्वर्ट करते हो आप? क्या माँ बाप कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं? अरबी बाप हो जाएंगे हमारे?
नहीं अभिषेक सर, सवाल ये है कि अगर हमारे माँ बाप या हमारे दादा क्यों हुए, परदादा कुछ तो वजह जी मैं बता रहा हूँ कन्वर्ट क्यों हुए, क्यों, चलो भारत का छोड़ो, ये ईरान क्यों कन्वर्ट हो गया, इजिप्ट क्यों कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हुआ ये? क्या ये कॉल नहीं दी गई कि अगर तीन काम है, या तो इस्लाम को कबूल कर लो, या तो हमसे लड़ लो, और या तो जजिया दो। जजिया देना अच्छी बात है, कोई अपने भगवान को मानेगा इसके लिए आप उससे टैक्स लोगे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे? अरे किससे प्रोटेक्ट करोगे जब मारने वाले ही आप हो, और किससे उसको खतरा? उससे तो किसी को खतरा ही नहीं है। आपके आने से पहले तो कोई लॉ ही नहीं आया ये कि भाई हम तुमको तुम्हारा रिलीजन प्रैक्टिस कर देंगे तुम्हारे ही घर में, और उसके लिए हम तुमसे टैक्स लेंगे। क्यों कन्वर्ट हुआ पारसीज? क्यों वो जोरोस्ट्रियन बाकी दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं? अरे भाई कोई समाज में डिग्निटी नहीं होती क्या? अरबी डिग्निटी से जी रहे हैं, सारे अरबी डिग्निटी से जी रहे हैं। डिग्निटी एक परसेप्शन है। मैंने देखता हूँ वो लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं, 2 कौड़ी के मकान में रहते हैं, फिर भी कहते हैं ओ जी सऊदी अरेबिया में 1 रियाल की रोटी मिल रही है। अपनी दशा नहीं देख रहे जीने के लिए। कुवैत में अभी या कतर में वो फुटबॉल हुआ था, जितने ज्यादा बेचारे मजदूर थे मरे बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के, उनका कोई वो नहीं था जो उस फुटबॉल स्टेडियम को। ये डिग्निटी है। और जो मुसलमान है वो डिग्निटी की बात तो नहीं कर सकता भाई साहब, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मुसलमान तो कहता है तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हें तो डिग्निटी का हक ही नहीं है। हिकारत की भरोसे नजरों से देखना ही तो मैंडेट है। जो कहते हैं कि मुसलमान अपने पड़ोसी को भी भूखा नहीं देखते, मगर वो पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। अगर वो पड़ोसी नॉन मुसलमान है तो भूखा मर जाए तो ज्यादा बेहतर है। लॉस तो हम भी जानते हैं भाई साहब, पढ़ाई तो हमने भी करी हुई है। वरना अगर यही इस्लाम की प्रैक्टिस है कि पड़ोसी का खाना पहले देना है और अपना खाना बाद में खाना है, तो हिंदू क्यों कम हो गए? वो पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। तो प्लीज हमें आप ना बताओ यार, कन्वर्ट क्यों हुए? जाके तलवार के डर से कन्वर्ट हुए, बाकी लोग लड़े, बाकी क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? इतनी अच्छी प्रैक्टिस आ गई थी तो आप तो यही लोग कन्वर्ट कर दो तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी अभी क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे? अभी क्यों नहीं भारत पूरा मुसलमान बन जा रहा है? अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन है तो अब भारत को अभी मुसलमान क्यों नहीं हो रहा है? अंग्रेज आए उस समय लोग क्यों नहीं मुसलमान होना शुरू कर दिए? क्या प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम चेंज हो गए अभी? अगर उस समय बदले तो अभी क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं बदल रहे अभी? क्योंकि अब तलवार नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सर, आपको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बात का बुरा मत मानिएगा, हालांकि मैं डरता नहीं हूँ। गर्दन जिसको काटनी है काट ले, सत्य तो बोला जाएगा। और गर्दन तलवारों के डर से चुप रहने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन बात आप तर्क पे कीजिएगा, मैं आपके साथ कहीं भी डिबेट करने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीशान सर, अगर आप डिबेट करना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप आए यहाँ पे अपने निशान कह रहे तुम्हें बीजेपी ने मेंटल, तुम्हें टीपी ने मेंटल बना दिया है, तुम्हें अरबों ने मेंटल बना दिया भाई। बीजेपी मेरे देश के भारतीय जनता पार्टी है, वो भारत की बात करती है, मैं खुश हूं। तुम तो अरबों की बात करते हो, अपनी बात भी नहीं कर सकते। लॉजिकल बात होनी चाहिए। अपने बाप दादा को गाली देने वाला मुझे बता रहा है कि बीजेपी ने मुझे मेंटल किया है। तुम्हें अरबों ने मेंटल किया हुआ है कि अपने बाप दादा को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। अपने बाप से नफरत करने वाली कौम कभी खुश रहती है? अपने आप को पंजाबी और पाकिस्तानी बनाने को तैयार, मानने को तैयार नहीं हो। जिंदा वो कौम रहेगी जिसके अंदर सच्चाई होगी, और सच्चाई को तलवार की जरूरत नहीं होती, सच्चाई स्वयं से जीतती है। अरब में मंदिर बना, बुत परस्ती हुई, तुम्हें जलना है तुम जलते रहो, और भी बढ़ेगी। इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया मलेशिया का भी इनको बता देता हूँ। जी बताएं। पहले तो जिशान जा करके कतर में मंदिर, अरे वो यूएई में मंदिर में जरूर हो आइएगा। अरब की धरती पे जो आपको जलन हुई होगी ना, वो बड़ी आनंददायक है। और इंडोनेशिया और इस्लाम इसलिए बदले गए, जरा जाके पता कर लो, क्योंकि हिंदुइज्म कभी किसी को वो नहीं करता था जी। और आज क्योंकि हिंदुइज्म ने कभी किसी को बाहर का नहीं माना, तो उन्होंने कहा आ गया तो आ गया। उनको नहीं पता था कि ऐसा रिलीजन आएगा जो बाद में कहेगा कि तुम्हारा सब गलत है। वरना आज अभी जाके देख लीजिएगा, वहां इंडोनेशिया की महारानी अपने परिवार समेत 10,000 लोग जाकर के हिंदू में कन्वर्ट हो गए।
और हिंदू वो क्या कन्वर्ट हुए। अभी मैंने मुजफ्फर भाई के चैनल पे दिखाया था कि उनके जो अभी जोको समथिंग करके जो उनके प्रेसिडेंट है, उनसे पूछा गया कि आपका सुपर हीरो कौन है। उन्होंने इस्लामिक सुपर हीरो का नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा कृष्ण है मेरे सुपर हीरो। अगर मैं गलत हूं तो मुजफ्फर भाई का चैनल जाकर के उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। वो मुसलमान है। अगर आप मुसलमान हो तो बोलो भगवान राम आपके आपके नायक हो सकते हैं, सुपर हीरो हो सकते हैं। वो इंडोनेशिया का मुसलमान का राष्ट्रपति बोल रहा है टीवी पे कि मेरे सुपर हीरो भगवान श्री कृष्ण है। वो कन्वर्ट नहीं हुए, अपने अपने बाबा अजदाद को गाली नहीं देते, भगवान श्री कृष्ण को गाली नहीं देते। सर मसला तो यही है ना कि हम रिलीजन की बुनियाद पर गालियां देते हैं। रिलीजन हर बंदे का पर्सनल मामला है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उससे दूसरे को तकलीफ क्यों है? रिलीजन पर्सनल मामला नहीं है, रिलीजन सोशल मामला है, इसीलिए सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ती है। धर्म पर्सनल मामला हो सकता है, रिलीजन का तो आइडिया ही है कि लोगों को कन्वर्ट करो, लोगों को बदलाओ, प्रोसिलाइटाइजेशन इसीलिए कहते हैं इसको। लेकिन खुद सोचिए यार, यहूदियों के लास्ट प्रॉफिट आने थे, हमसे क्या लड़ रहे हो? जाके तो मलेशिया को कन्वर्ट करा दिया, इजराइल को कन्वर्ट कराओ, यहूदियों को कन्वर्ट कराओ। वो नहीं मानते आपको, वो कहते हैं आपका झूठा है। हम तो सच मानने वाले, हम सबको झूठा बोलते हैं। उनसे लड़ो ना, उनकी किताब है, उन्हीं की किताब में तुम कह रहे हो कि उनकी किताबों में कमियां आई, हमारी किताबों का मेंशन नहीं है। और आपके में तोरा अभी भी लगता है जहां पे पूरा शरिया लॉ नहीं होता है, तोरा को कोई पूरा रूल आउट नहीं किया गया है। इस्लाम में तोरा की एप्लीकेशन है आज भी। वो गॉड ऑफ इजराइल से शुरू हुआ, गॉड ऑफ क्रिश्चियन बना और अंत में वो दुनिया का गॉड बन गए। और किस समाज में नहीं होती पिटाइयां? किस समाज में? अफगानिस्तान में तो लड़कियों को, अब चलो ट्रेन में तुम इंडिया में नहीं ट्रेवल कर सकते, अफगानिस्तान में बाय डिफॉल्ट मना कर दिया कि कोई लड़की है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, उसकी आवाज नहीं दिखाई जा सकती। यही 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 बनना है। कहां पे ट्रेवल कर सकते? बांग्लादेश से मुसलमान हिंदू 24% से 7% हो गया, पाकिस्तान में गायब हो गया, जूस गायब हो गए अरबिया से। कहां गए वो लोग? कन्वर्ट किनको किया? अरे इंडोनेशिया, मैं बोल तो रहा हूं क्योंकि हिंदुइज्म किसी को गलत नहीं कहता था। मैं मान रहा हूं कि वहां के कुछ किंग थे जिन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया, पर इसलिए क्योंकि हिंदुइज्म कहता था सब सही है, तुम्हारी तरह नहीं कि सब गलत है। और वहां पे आज भी बाली है, और वहां का जो इंडोनेशिया का किंग है उसका हीरो श्री कृष्ण है। वो मुसलमान नहीं हो सकता भारत में जो कि कहते कि श्री कृष्ण मेरा हीरो है। वो कल्चरली हिंदू हैं, और नहीं तो मैं सुनवा दूंगा, नहीं तो मुजफ्फर भाई इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैंने इनको बताया है कि जोको समथिंग करके उनके राष्ट्रपति है, उनसे पूछा गया आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? उन्होंने प्रॉफिट का नाम नहीं लिया, किसी भी जूइश प्रॉफिट का या अरबिक प्रॉफिट का, उन्होंने नाम लिया भगवान श्री कृष्ण का। वो मुसलमान है। आप बोलोगे जय श्री कृष्ण? कल्चर हम, क्योंकि हिंदुइज्म नहीं कहता, हम कहते हैं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते हैं एकम सत कि सत्य एक है। उसको विद्वान लोग कई तरीके से, सब हम आपको गलत नहीं मानते, आप हमें गलत मानते हो। कन्वर्ट किया नहीं, लोग खुद कन्वर्ट हो गए। आप झूठ पे अगर प्रोपेगेंडा करना है तो फिर करो यार, वो तो खुश रहो, विक्टिम ही रहोगे। अब क्यों नहीं हो रहे हैं कन्वर्ट? अब क्यों पैदा कर रहे हो 10-10 20? कन्वर्ट हो जाना चाहिए था अभी तक तो सबको, अब क्यों रुक गया? आप ही के यूट्यूब के वो चलते हैं कि जब से हमने इस्लाम की तलवार रख दी कन्वर्जन बंद हो गया। प्रॉफिट के समय में जब तक प्रॉफिट ने तलवार नहीं उठाई थी 13 कन्वर्ट हुए थे, तलवार उठाते ही यूं इस्लाम बन गया। ये आपके आलिम फाजिल बताते, यार मैं नहीं बता रहा। बिना तलवार के कन्वर्ट नहीं होते लोग। टीचिंग्स की कंपैरिजन करनी है तो ले आइए कुरान की टीचिंग और ले आइए हमारे साथ इंडिया के वैदिक और उपनिषदों की टीचिंग, बात हो जाए। जो कन्वर्ट हुए वो डर से हुए। 15% लोग हुए जो स्वेच्छा से हुए, इसको मैं मानता हूं, लेकिन 100 में से 90% लोग डर से कन्वर्ट हुए, तलवार से कन्वर्ट किया गया। वरना पूरा भारत क्यों नहीं हुआ कन्वर्ट? अरे भाई वो बोलते कि हमारे अलावा कोई घंटी तुम नहीं बजा सकते, यहां पे तो रोड पे तुम नमाज पढ़ते हो। उन्होंने कौन सा एहसान किया वो बना करके? हमने नहीं दी मस्जिद।
हमने मस्जिद नहीं दी, और वो अरबों ने दी है। मुसलमानों ने, पाकिस्तान में जिस दिन मंदिर बनेगा तब बात कीजिएगा। बांग्लादेश, अरबों से मत जोड़िए अपने आप को। अरब, हम इंडिया को गाली नहीं देते। अरब कहते कि हमारी पुरानी जो असली संस्कारी अरब है। अरब तो जय श्री राम भी कह रहा है। यूएई इंडिया फ्रेंडशिप मना रहा है। अरबों से मत जोड़िए अपना। पाकिस्तान में मंदिर बनेगा क्या? कश्मीर में तो जो मंदिर था उसको भी तोड़ के लग दिया था मुसलमानों ने। यूएई अरब हैं, वो मुसलमान मत मानिए उनको, वो अपने आप को अरबी पहले मानते हैं। मैं अभी यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दूंगा। वो अरब्स हैं, और उनका ये नहीं है कि जहां भी चाहो मंदिर बना लो, जहां भी चाहो हिंदू जो है रोड पे वो घंटी बजाने लगे और अपने रोज 5 टाइम जो है बोले कि जय श्री राम, और पूरे मोहल्ले को सुनाए। यहाँ नमाज, यहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है और सबको सुनाया जाता है कि तुम्हारा भगवान गलत है। यूएई में करोगे ये? यूएई में करो। यूएई ने लिख दिया हमारा जो मेन लॉ है, लॉ ऑफ लैंड, वो लॉ ऑफ इस्लाम है। वो आपको आपके पर्सनल लॉ की प्रैक्टिस नहीं देते। वो कहते मेरे हिसाब से चलना है तो चलो। और यूएई ने हमको मंदिर बना के नहीं दिया, यूएई ने वहां पे रहने वाले हिंदुओं के लिए मंदिर दिया। और हिंदुओं ने यूएई को खड़ा किया है अपनी मेहनत से। हिंदू से कोई आपको, हिंदू कौन है? आपके डोमिसाइल और ये सब चूंकि पढ़ना पड़ेगा जिशान जी आपको। कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? किताबुल अल हिंद लिखने वाला जो था उसका नाम था अल बरूनी। वो किसको हिंदू कह रहा था? हिंदू कोई फेथ नहीं है, रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म फिलोसफी है। हिंदू बुद्ध भी है, और बुद्ध कहते हैं कि वेद के गॉड गलत है, कोई रीबर्थ नहीं होती, दुख का कारण ये संसार है। उनकी अलग फिलोसफी है, और लोगों ने उनको भगवान बना दिया। वो हिंदू है, बुद्धिस्ट भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, क्रिश्चियन, मैं नहीं कह रहा, जैन भी हिंदू है। ये जाके वो आप पढ़ लो। प्रीवी काउंसिल का डिसीजन था, एक क्रिश्चियन, एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। वो क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ, उसके फैमिली के लोग हिंदू थे, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम की। वो कहा कि मुझे तो हिंदू लॉ से गवर्न करो, मैं क्रिश्चियन हो चुका हूँ। तो प्रीवी काउंसिल के पास ये क्वेश्चन आया कि जब एक इंसान क्रिश्चियन बन जाता है तो वो क्या हिंदू लॉ से गवर्न होगा या क्रिश्चियन लॉ से? आप ये सोचो यार, यहूदियों के प्रॉफिट आने थे, यहूदियों के, आज भी वो तलाश कर रहे हैं। उनकी कंडीशन है उनके प्रॉफिट के आने की, 2 कंडीशन है ना। तो वो, मैं सब इनके बातों में बोलना नहीं चाहता इनके चैनल पे। तो मैं आपसे जिशान जी कह रहा हूं कि भारत की फिलॉसफी को समझने के लिए आपको बहुत साल लगेंगे। भारत में कास्ट को जो आपको बता दिया गया, कास्ट, और यही भारत ना, अगर कास्ट सिस्टम था तो भारत का एकमात्र फिलॉसफी है जो कहता है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। सर्वे का मतलब सब सुखी हो, सबका भला हो। आप कहोगे सबका सुखी हो, सब भला हो, मस्जिदों से ये आवाज आएगी सब सुखी हो। चिल्ला रहे हो दिन भर कि भाई कोमल काफरिन आज ही भस्म हो जाए, तो भाई मिश्रा जी को आज हार्ट अटैक पढ़ के कल खत्म हो जाए, तो आज ही एक कोमल काफरिन कब हुआ? भाई मैंने आपको बता दिया, मुश्किल से 1.9% लोग कन्वर्ट हुए। सब कुछ लोग स्वेच्छा से हुए होंगे, सीरियन कन्वर्ट वो आए होंगे। हिंदुइज्म में आप कुछ भी मान सकते हो भाई, कोई रोक नहीं है। हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जूस नहीं मानते। हम प्रॉफिट मोहम्मद को भी मानते हैं, जूस नहीं मानते, ना क्रिश्चियन मानते। हम सबका सम्मान करते हैं, और ये सब मिलकर हमको नहीं मानते। और ये सिर्फ और सिर्फ अब्राहमिक फेथ में है, बाकी सारी दुनिया हमको मानती है। इंडिया फिलॉसफी है, इंडिया फिलॉसफी और लॉ दोनों है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जिशान भाई। कन्वर्ट होने के, अब आप ही के यूट्यूब के 5-5 मिनट के क्लिप मिलेंगे जिसमें कहते हैं कि जब से हमने इस्लाम ने तलवार रखी है लोग कन्वर्ट होना बंद हो गए। अपने ही आलिम को सुन लीजिए। और हिंदू आपको रोकता नहीं किसी, तो वो हिंदू तो कंफर्टेबल है, वो कह रहा है ये अल्लाह को मानते हैं, हाँ जी कोई बात नहीं, अल्लाह सच है। हिंदू कंफर्टेबल है, ये जीसस को मानते हैं, हाँ जी कोई बात नहीं, जीसस सच है। आपको है दिक्कत कि राम गलत है तो हनुमान गलत है तो ये गलत है, आपकी ये दिक्कत है। हिंदू कब कहा कि प्रॉफिट गलत है? ये तो जूस कह रहे हो, क्रिश्चियन कह रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि सच है बगैर अब्राहमिक फेथ। भाई अब्राहमिक फेथ ने तो ये आज तो अब्राहमिक फेथ भी खत्म, सब सेक्युलर हो गए, खत्म हो गया अब्राहमिक फेथ।
खत्म हो गया अब्राहमिक फेथ। बस ये इस्लाम जो है थोड़ा सा वो छटपटा रहा है, ये भी 100 साल में खत्म हो जाएगा जब चीजें समझ में आ जाएंगी कि गॉड और मानव के बीच का रिश्ता पर्सनल होता है। यही बात समझनी है। आपको अल्लाह को मानना है, मानो, अपने दिमाग में रखो, कोई बुराई नहीं है, अल्लाह को मानो, बहुत अच्छा है। जैसे बाकी लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट बन गए, जो जो देश पार्लियामेंट से लॉ बनाते हैं वहां पे कोई नहीं है अब्राहमिक फेथ में। वो कौन क्रिश्चियन है जो बुद्धिस्ट को भी मान रहा है? योग करने वाला क्रिश्चियन हो जाएगा। तो वो अब उस तरीके के नहीं रह गए, प्रोसेलिटाइज नहीं कर रहे, लेकिन क्रिश्चियनिटी उनकी समाज का पार्ट रहेगा और रहना चाहिए, रहना चाहिए। हमें किसी से, मैं इस्लाम अरेबिया का पार्ट है और रहना चाहिए। इस्लाम से अरेबिया को दूर करना पाप हो, महापाप होगा। उसी तरीके से भारत की अपनी फिलॉसफी, और भारत की फिलॉसफी सामूहिक है। ये कन्वर्जन क्यों ही होना शुरू हुआ 2000 साल पहले? हजारों साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन रातों रात कैंसिल हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। रातों रात सारे कपड़े कैंसिल हो जाएंगे, सारे पहनने का तरीका, खाने का तरीका, सारे फल फ्रूट सब कैंसिल, और एक नया सिस्टम भगवान ने दे दिया। आपने कहा जमीन एक बनाई है भगवान ने, तो सब अलग अलग है, तो जमीन एक बनाई तो एक तरह के इंसान नहीं बनाए। किसी का बाल जो है वो काले रंग का है, किसी का बाल जो है वो गोल्डन ब्राउन है, किसी का बाल जो है वो भूरा है, किसी का बाल लाल है। इतने वैरायटी ऑफ भगवान क्यों बना दिए भाई इंसान? अगर एक पृथ्वी बनाई थी तो एक पृथ्वी बनाई थी तो एक ही जगह वेदर क्यों नहीं देखा? कहीं पे बहुत गर्मी दे दी, कहीं पे बहुत ठंडी दे दी। अगर सब एक बनना था तो सब एक जैसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो ठंड में रहने वाला है वो तो वजू नहीं कर पाएगा भाई 5 बार, क्योंकि उसका पानी नहीं आता। वो फ्रिज वो तो पानी में बाहर जाएगा रोड पे, तो जम जाएगा 5 बार में। तयम्मुम करते हैं वहां पे। अरे वो जो भी करे भाई, वो उस तरीके से गुस्ल नहीं कर सकता, वहां पे नहीं होता। वो वहां पे खजूर कैसे खा लेगा? नहीं होता खजूर वहां पे। अगर भगवान ने अगर बनाना था तो सब जगह खजूर उगा देते भगवान। एक पृथ्वी बनाई थी, एक खजूर रख देते। क्यों बना दिया? आम कहीं बना दिया, कहीं पे एवोकाडो बना दिया, कहीं पे ड्यूरियन बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। भाई रिलीजन को भगवान तक रखिए, आप कल्चर को भी ले आते हो यार। इंडिया में ये कमी था, वो कमी था, ऐसे नहीं था सरकार। हर समाज में कमियां होती हैं, मगर भारत का कोई आदमी, वो जूस सारी दुनिया में जाके कहे कि हम जूस ने लेके आए ना ये मोनोथीज्म, जूस सारी दुनिया में जाके कहते हैं वी लव इंडिया, वी लव इंडिया। हमें कहीं परसिक्यूट नहीं किया गया। मुसलमानों ने परसिक्यूट किया हमें, क्रिश्चियनों ने परसिक्यूट किया हमें। क्यों कर रहे थे जूस को परसिक्यूट आप? लेकिन इंडिया ने हमें परसिक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया परसिक्यूट? टीचिंग तो जो आप ला इलाहा कहते हो तो वो आपको मुसलमान नहीं बनाता, वो आपको यहूदी बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हो तो आपको यहोवा की बात कर रहे हो, तो वो आपको फर्स्ट कमांडमेंट का, मोसेस का लॉ है वो। जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ते हो तो आप लास्ट प्रॉफिट लेके आते हो, तब आप मुसलमान बनते हो, अरबों से जुड़ जाते हो। लेकिन वो यहूदियों का प्रॉफिट आना था, जिन यहूदियों को दिन रात गाली देते हो आप। ये याद रखिएगा अपने दिमाग में। वो प्रॉफिट बेचारे अभी भी ढूंढ रहे हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेट्स क्लोज। थैंक यू जिशान भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। सलमान ने आते ही अपने सारे रिश्तेदारों को जेल में बंद भेज दिया। खशोगी को मरवा दिया तुर्की के गेस्ट हाउस में। उनसे कहा अमेरिकन ने जाके कि ये जो वॉर चल रही है हमास और इजराइल की, उसमें जाके इजराइल को एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने कहा आप हमें मरवाएंगे क्या? शियाओं के धर्मगुरु को अभी 2 साल पहले टांगा था पब्लिक में उन्होंने। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप जरा सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो गए थे कुछ बोलने, उनको सऊदियों ने पकड़ लिया, पिछवाड़ा भी सुझाया और 4 साल बंद भी रखा। आप हो सकते हो जरा किंग के अगेंस्ट में। न्यूज और रिलेशन देखे ना, सऊदी अरब के रिलेशन देखे भारत के साथ कैसे हैं और पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। इस चीज को भी देख लें कि वो मोदी जी को अपना भाई बोलते हैं। कभी उन्होंने बोला भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भाई बोलते हैं भाई, वो भाई बोलते हैं। देखिए एक कन्वर्टेड मुसलमान वो अपनी चीजों से नफरत करता है, उसको इस्लाम का ये नहीं पता। वो अरबी नहीं है, वो अरबों का एक तरीके से करियर है, बस वो अरबों की बात करता है। अरब में बहुत सुख है, अरब में इतना सुख है, इतना सुख है। तो यूएई की जो प्रिंसेस की बेटी थी क्यों भाग के आ गई थी इंडिया में? महिलाओं को वहां पे गाड़ी चलाने की आजादी नहीं, क्यों दे रहे हो गाड़ी? अगर इतना ही सब कुछ था, अगर इतना ही अच्छा था जिशान, तो क्यों वो खोल रहे हैं, पिक्चर हॉल दिखा रहे हैं? क्यों वो अपनी लड़कियों को बेदिंग सूट में भेज रहे हैं? क्यों सीरिया के लोग ने जाके, जिस सीरियंस को जर्मनी ने दिया वो रिफ्यूजी, उसी के चाकू घुसड़ दिए।
क्योंकि एक मानसिकता है, नफरत करने से सीखोगे। सबसे पहले हिंदू से करोगे, फिर यहूदी से करोगे, फिर यूरोपियन से करोगे, फिर वेस्ट से करोगे, नफरतें बढ़ती जाएंगी। सऊदी की क्या लाइफस्टाइल है? पेट्रोल आने से पहले रेत फांका करते थे। अभी 200 साल पहले जरा यूएई का जाके पुराना फोटो देख लीजिए आप, ये पैसा पेट्रोल का है। और अगर इतना ही था तो वो उसी समय क्यों नहीं आ गया था? मैंने तो ये भी पढ़ा है कि प्रेडिक्शन तो ये हुई थी कि प्रॉफिट के आने के 2-2.5 साल में ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। भारतीयों की लाइफस्टाइल यूएई से पूछो, उनको बनवाना था ये बुर्ज खलीफा, इंडियन को बुला के लाए कि आइए आप हमारा प्रोडक्ट के लिए, जाके आप देख लीजिएगा। क्यों इंडियंस है वहां पे इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे? मोदी जी को क्यों बुलाते हैं बार बार यूएई में? पाकिस्तान नहीं बुला रहा। और अगर हिंदू इतना खराब है तो अफगानिस्तान को रोटी देने वाला आज ये हिंदू है, अफगानिस्तान को गेहूं देने वाला इंडिया है। हाँ, इस चीज का जवाब देना, दवाइयां देने वाला इंडिया क्यों दे रहा है वो मुसलमानों? शान खान मेरा ख्याल अफगानी है, मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के तल्लुक होगा। ये बताए ना, इस चीज को बताएं कि ये सारी की सारी एड इंडिया से ले रहे हैं इस वक्त। सारा का सारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम है वो इंडिया कर रहा है। सारी गंदुम, सारा खाना पीना, हर चीज भारत से हम बना रहे, पार्लियामेंट हम बनाए, आपके जीवन को हमने अच्छा किया और हमें ही गाली दे रहे हो यार, हमें ही गाली दे रहे हो। सो अब अगर गाली देना ही इस्लाम है तो फिर जज़ाकल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत लंबी डिबेट होगी, तकरीबन 1.25 घंटा ये बातचीत हुई है, और मैं माफी चाहूंगा अगर और वो आदमी जो हिंदुस्तान के कल्चर सिविलाइजेशन को गाली देता वो इंडियन नहीं है। भारत में पैदा होने से आप भारतीय नहीं होते, भारतीय बनिए। भारत की डेफिनेशन है, इंडियन होना इज नॉट भारतीय। यू आर भारतीय तो भारतीय भरत उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। सही, भारतीय सिर्फ यहाँ पैदा होने से नहीं होते। और आप काबुली भी नहीं, क्योंकि काबुल में तो बुद्धों का था, और वहां पे महारानी आई थी हमारे यहाँ, उनकी बेटी गांधारी, काबुल की बेटी से इंद्रप्रस्थ के लड़की ने शादी किया था। आज अपने ही कल्चर को भूल गए। अब इंडियन खुद को इंडियन हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं खुद को अफगानी भी कह रहे हैं। अब खुद ही ये देखे ना, खुद ही ये बताइए ना, आप इतने ही अच्छे हो, इस्लाम का इतना अच्छा, तो क्यों तोड़ा बुद्ध की मूर्ति को? क्यों तोड़ दिया बेमियां के बुद्ध की मूर्ति को? अगर काबुली हो, काबुल के हो, अफगान हो, तो अपनी कल्चर से प्यार नहीं है? बिल्कुल। तोप लगा करके अपने बाप दादाओं के बनाई हुई इतनी बढ़िया मूर्ति को उड़ा दी, और आप कह रहे हो कि जी असी इंडियन है, असी काबुली हैं। यू आर नीदर काबुली नॉर इंडियन, यू आर एन अरेबिक स्लेव। शायद आप कुछ नहीं, आप एक मुसलमान बस। ना तो आप काबुली हो, ना तो आप इंडियन है, ना तो भारतीय हो। जो भारत की संस्कृति से नफरत करे वो भारतीय नहीं हो सकता, जो काबुल और अफगानिस्तान की संस्कृति से नफरत करे वो अफगानी नहीं हो सकता। बस एंड वाला पॉइंट आपका, सारी जो आज की डिबेट है उसका खुलासा इसी में मेरे ख्याल में कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, काफी टाइम आपका लिया, काफी आप परेशान भी थोड़े से हो गए। इस तरह के सवाल जो हैं वो हमारे लिए परेशान हो, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, वो मेरी स्टाइल है, बट मैं परेशान नहीं होता। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज की एनालिसिस करना ही मेरी लाइफ का पार्ट है। और तमाम जो हमारे देखने वाले, ये सारी की सारी डिबेट आपने जो सुनी है, इसको आगे भी शेयर करें ताकि सारे लोग ये देख सकें कि किस तरह के लोग हैं हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर, के हमें हमारे अंदर कितनी एक अच्छी बात इन्होंने लाई है, कह रहे हैं देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स इन एवरी सोसाइटी। जैसे आपने बाबरी मस्जिद तोड़ा ना, अयोध्या में 200 मस्जिदें हैं, हमने सिर्फ बाबरी तोड़ी, और हम ओन करते मस्जिद नहीं तोड़ी। पहली बात तो स्ट्रक्चर था, बाबर ने पहले हमारी मस्जिद तोड़ी, मंदिर तोड़ी। डोंट कंपेयर। इंडिया में पहली मस्जिद बन गई थी केरल में, हमने स्वेच्छा से बनाई। पूरे भारत में हजारों मस्जिदें, हमने एक भी नहीं तोड़ी। डोंट कंपेयर भाई साहब। आप बेमियान को, बेमियान क्या मस्जिद बना के बनाई गई थी? वहां पे किसी अरबी अल्लाह का घर था या अरबी कुछ वहां पर था, उसको बना के बनाई गई थी। अयोध्या में बाबर से भी पुरानी मस्जिदें हैं, वो टिकी हुई हैं। बाबरी को तोड़ा जाना सही था। और जाके मासीर आलमगीर जाके पढ़ लीजिए,
मासीर आलमगीर में 12th ईयर ऑफ औरंगजेब और 13 ईयर ऑफ औरंगजेब, उसने केशव राय मथुरा की मंदिर को तोड़ा और उसकी जो विग्रह यानी मूर्ति थी उसको ले जाके आगरा की मस्जिद में जाके उसके सीढ़ियों में चुनवा दिया। आप हमसे बात करोगे यार? हमने किसकी मस्जिद तोड़ी जाके अरब में? हमने किसकी मस्जिद तोड़ दी थी अरब में या कहीं जाकर के, या सेंट्रल एशिया में? अरे तो फिर मुझे तो जूस बोलते हैं कि इस्लाम फिक्टिशियस है। जूस मुझसे बोलते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं है, ये हटा दीजिएगा। जूस मुझसे बोलते हैं इस्लाम फिक्टिशियस है, क्रिश्चियन बोलते हैं कि इस्लाम फिक्टिशियस है। क्रिश्चियन नहीं मानते आपको, जूस भी नहीं मानते आपको। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ मेरा कोई राब्ता हो सके। इनको मैंने ईमेल एड्रेस अपना कमेंट्स के अंदर शेयर किया है। अगर ये सब मनगढ़ंत है भाई, अरबों की मनगढ़ंत कहानियां पे आप अपने आप को गाली दे रहे हो यार। फॉर गॉड से कम हम मनगढ़ंत कहानी पे दूसरे को गाली तो नहीं दे रहे, तुम तो गाली दे रहे हो यार, तोड़ रहे हो अपनी चीजों को। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।